Welcome, children. Today we move ahead with our chapter 2 of social studies. And in the previous lecture, we have stopped over here related to ocean and all, that how oceans are useful to us, and like as waterways to generate electricity. What do we see at the ocean bed? But now today we will be dealing with the topic atmosphere. And it could be asked as a short note also, and many objectives are hidden in this paragraph which you will have to learn. Yes, it is provided in your notes also. So let's go ahead. The sphere of air that wraps मतलब जैसे हम शॉल को रैप कर देते हैं राइट ऑन अ बॉडी इन विंटर, वैसे ही sphere of air also wraps the earth from all side, और उसे हम क्या कहते हैं? Atmosphere. So that is for a 1 mark objective. What is atmosphere? Now, atmosphere surface of the earth से कहाँ तक extend होगा? Approx 1600 किलोमीटर. It cannot be seen clearly with a naked eye. मतलब कि बिना कुछ आँखों पे पहने हुए, like specs, okay, that is to read or to see something like far off. किसी के फार साइटेड हैं, किसी के नियर साइटेड स्पेक्स होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, वी आर टॉकिंग ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बिना तुम नहीं देख पाओगे वेरी क्लियरली. जैसे हम लिथोस्फीयर को देख सकते हैं, जैसे लैंड, हम पानी को देख सकते हैं, रिवर एंड सी एंड ऑल, लाइक दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. वैसे हम एटमॉस्फेयर को नेकेड आई से नहीं देख सकते. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganisms, etc. Atmosphere का कोई कलर नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं कलरलेस. फिर वो ऑर्डरलेस है और वो ट्रांसपेरेंट भी है. ऑर्डरलेस मतलब कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, नो ऑर्डर. फिर ट्रांसपेरेंट है, आर पार हम देख सकते हैं. तुम ये थोड़ी ना कहोगे जब तुम किसी को मिलते हो तो ओ एटमॉस्फेयर बीच में आ गया, मैं आपको नहीं देख सकती या मैं आपको नहीं देख सकता. नो, एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, हम बहुत ही क्लियरली एक दूसरे को देख सकते हैं. हाँ, लेकिन एटमॉस्फेयर को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जस्ट एज वी कैन सी लैंड एंड वाटर. Solid, liquid and gaseous elements are a part of atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. Now, when we go higher and higher from the Earth's surface, amount of most of the gases in the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found in the lower layer of the air, right? Carbon dioxide एक हैवी गैस है, तो वो हमें लोअर लेयर ऑफ द एयर में हम पाएंगे उसे. तो जैसे जैसे तुम अर्थ से ऊपर की ओर जा रहे हो हाइट पे, तो गैसेस का अमाउंट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होगा. ओजोन गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पोर्शन इन द एयर, और ओजोन गैस तो बहुत कम है, राइट? दिस गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो. इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन. जस्ट इमेजिन कि अगर ओजोन लेयर होता ही नहीं तो अर्थ की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं, लोग जिंदा ही नहीं रह पाते, क्योंकि ओजोन गैस सारे अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन. This gas is more in proportion in the morning. And where will you see it? Sorry, you cannot see, but you can feel. तो ये ओजोन गैस ज़्यादा कहाँ और कब मिलेगा हमें? Early morning when you are going in the for a walk in the open ground. या फिर अगर तुम नदी किनारे चले जाओ या सी बीच पे चले जाओ, तो इट इज वेरी मच इन द एयर नियर द सी. अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने आगे देखा 78.03 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 20.99,
other gas is 0.98. So gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures alive on the earth. हम कैसे जिंदा रहते हैं? It is because of oxygen and nitrogen. तो हर एक living creature, plants, animals, especially I will say plants के अलावा, plants को बाजू में हम रख देते हैं. At present we will talk only of living creatures. तो हम ज़्यादा जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, वो कैसे जिंदा रहते हैं? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एंड नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फियर. ड्यू टू हीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवापोरेट्स. अब जब गर्मी बहुत होगी तो उस गर्मी की वजह से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर विल इवापोरेट. तो पानी इवापोरेट होने लगेगा, राइट, एंड मिक्सेस विद द एयर विच इज कॉल्ड मॉइस्चर. और वही इवापोरेशन के बाद वही पानी किससे मिक्स हो जाएगा? एयर के साथ. तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, राइट, ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और यही वेपर का कूल होना उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर आर. अब मॉइस्चर के कौन कौन से फॉर्म्स हैं? ड्यू ड्रॉप्स, जैसे अर्ली मॉर्निंग लाइक 4:30, 5 o'clock, अगर विदाउट योर फुटवेयर, लाइक विथ योर खुले पैरों से अगर हम ग्रास पे वॉक करें तो यू कैन फील दैट वेटनेस, दैट इज कॉल्ड ड्यू. फिर फॉग, धुम्मस, क्लाउड्स, बादल, प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन. फिर जैसे हमें जो पसीना हो रहा है या जो भेज हम कहते हैं, ये सारे फॉर्म हैं मॉइस्चर के. और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. एंड व्हाट इज कंडेंसेशन? वेपर का कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फियर इज सीन ऑन ह्यूमन बीइंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अब जब भी कोई बदलाव आता है तो एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफस्टाइल पे देखोगे तुम. जैसे कि हमारे फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, हैबिटेट, मतलब हमारे घर कैसे बनाते हैं हम, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब पैसे कमाने के अलग अलग हमारे ज़रिए जैसे बिजनेस, जॉब एट्सेट्रा, या जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कंट्री में कैरी आउट कर रहे हैं. तो इम्पैक्ट इन सब पे एटमॉस्फेयर का आसानी से हम देख सकते हैं. जैसे कि तुम देखो नॉर्थ में देयर इज़ मोर ऑफ कोल्ड, इसीलिए मई वेकेशन में हम कहाँ जाते हैं? नॉर्थ में. तुम कभी भी मई वेकेशन में अगर ट्रैवल करते हो तो कभी राजस्थान या कोई ऐसे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो वहाँ पे हम नहीं जाते. तो वी गो फॉर अ टूर टू सम कूलर प्लेस. तो वहाँ की एक फूड हैबिट्स अलग है. वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है विंटर में, हमारे यहाँ थोड़ी कम. और तुम सी कोस्ट के पास चले जाओ तो और ठंड कम हो जाएगी. फिर बारिश, तो तुम देखो तो जैसे नॉर्दर्न एरिया में कम बारिश होगी, लेकिन सी कोस्ट वाले रीजन में लाइक मुंबई, जो भी सी कोस्ट के नज़दीक है रीजन्स, एरियाज, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी. तो सबके फूड हैबिट्स अलग हैं, क्लोथिंग एज पर द सीजन इज़ डिफरेंट. तो एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट हम पे बहुत होता है. मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर. स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स. अगर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते तो सन रेज हमें दिखते नहीं. अब सन रेज क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि dust particles are there in the atmosphere. It is due to these dust particles that it does not suddenly turn dark after sunset and it does not suddenly turn bright after sunrise. तो देखो डस्ट पार्टिकल्स का इम्पोर्टेंस बहुत है एटमॉस्फेयर में. हम जो डस्ट पार्टिकल देखते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से सबसे पहले तो स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल टू अस. सेकेंड, सनसेट होते ही एकदम अंधेरा नहीं हो जाता, धीरे 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 करके अंधेरा होता है, फिर रात होती है.
दैट इज बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। और सनराइज होते ये एकदम से उजाला नहीं हो जाता, राइट? धीरे 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 करके यू विल सी ब्राइटनेस एंड देन द डे स्टार्ट्स। फिर धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट होगी। ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता ये सब, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ dust particles in the atmosphere. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. अब sun rays reflect back होते हैं हमारी तरफ, and that is because of dust particles. We are able to listen to the sounds due to this atmosphere का presence की वजह से। क्योंकि atmosphere है इसीलिए हम एक दूसरे की या बाहर की आवाज़ सुन सकते हैं। दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। अब रेडियो हमें सुनाई नहीं देता, हम तक पहुंचता ही नहीं, उसकी आवाज़ ही नहीं पहुंचती। टीवी हम तक मतलब दूरदर्शन टेलीकास्ट पॉसिबल नहीं होता। सिंपल रीज़न, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से ये सब पॉसिबिलिटी है कि दूरदर्शन टेलीकास्ट हो रहा है। रेडियो जब ऑन करते हैं तो उसकी आवाज़ें फ्लो हो रही है, हमें सुनाई दे रही है, और एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं इस अर्थ पे। तो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, आई गेव यू वन होमवर्क इन अ प्रीवियस लेक्चर, राइट? सो डू इट एंड सेंड इट टू मी। ये भी बहुत अच्छा है, अपने हिसाब से तुम ड्रॉ करो इन योर वे। व्हाट डू यू सी? जैसे कि एक है यहाँ पे हाइड्रोस्फियर, राइट? फिर है एटमॉस्फियर। अब पानी की वजह से क्या पॉसिबल है? तो एक पोर्टेबल पानी मिल रहा है, फार्मिंग पॉसिबल है, हम सब जिंदा रहते हैं। फिर एटमॉस्फियर की वजह से क्या हो रहा है? देन यू कैन सी द साउंड यू कैन योर, रेडियो की आवाज़ हम तक पहुंच रही है। देन लिथोस्फियर, लैंड है तो क्या पॉसिबल है? हम हमारे घर बना सकते हैं, फार्मिंग कैरी कर सकते हैं, और ये सब मिला के हम क्या कहेंगे? बायोस्फियर। अंडरस्टूड? दिस इज ह्यूमन लाइफ एंड इज 4 डिफरेंट स्फीयर्स। वैसे तो बहुत सारे स्फीयर्स हैं, लेकिन हम लर्न करेंगे 4 स्फीयर्स। नाउ बायोस्फियर। अब बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर where the living world exists is called biosphere. अभी अभी मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, ड्राइंग में, कि लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर। अब लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये सबको मिला के हमने एक नाम क्या दिया है? बायोस्फियर। Biosphere is one of the important spheres on Earth. Earth is the only planet in the solar system having biosphere. अब हम फार्मिंग तो कैरी आउट नहीं करते कोई और प्लैनेट पे जाके, ना हम हमारे घर बनाते हैं, ना वहाँ पे मॉल्स हैं, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स नहीं है, रास्ते नहीं हैं, ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो लिविंग बीइंग के लिए बायोस्फीयर, अर्थ एकदम परफेक्ट प्लैनेट है, और एक ही ये प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसके पास बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स व्हाट? वंस अगेन सेम, वेजिटेशन, एनिमल्स, insects, human being. We obtain food and many other necessary things from biosphere. Now we cannot live without vegetation, animals. ना एनिमल्स कैसे जिंदा रहेंगे अगर हम नहीं होंगे उनका ध्यान रखने के लिए? अच्छा, अगर हम होंगे नहीं तो वेजिटेशन कौन ग्रो करेगा? तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमें खाना कहाँ से मिल रहा है और बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें? फ्रॉम बायोस्फीयर। एंड अगेन वी कैनॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। मतलब बेस मतलब एक घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा बेस क्या होगा? पिलर्स। एंड उस पिलर को, बहुत सारे पिलर्स होते हैं बट योर 2 पिलर्स एग्जाम्पल, तो 2 पिलर को कनेक्ट करता हुआ क्या होगा? बीम। तो
एक घर को बनाने में या एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में ज़मीन को हम डीपली डिग करते हैं, फिर वहाँ पे पिलर्स डालते हैं, फिर बहुत सारा आगे कंस्ट्रक्शन काम रहता है। बट बिना पिलर्स के कभी कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं होता। तो हमारे जिंदा रहने के लिए बेस क्या है? बायोस्फीयर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर द गैसेस इंक्लूडेड, ये सारे नॉन लिविंग है। वाइल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अ पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे देख लो, इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, then do you think it is going to affect these spheres? Yes, it will affect. You see in your surrounding pollution, soil हमारी इरोड हो रही है। ताजमहल जैसे थोड़े साल पहले उसकी जो शाइन थी वो ख़राब हो रही थी ड्यू टू इंडस्ट्रीज इन द नियर बाय रीजन। तो बहुत लोगों की ये इफेक्ट, यस, बर्ड्स एनिमल्स पे हो रहा है, फॉरेस्ट पे इफेक्ट हो रही है, फिर ट्रीज पे इफेक्ट हो रही है। तो हम क्या करते हैं? हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसकी इफेक्ट तो हर जगह पे होनी है, राइट? नाउ एज वी मूव अहेड, यू कैन सी ओवर योर, सारी चीज़ें इफेक्ट होगी। जैसे बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं वो शायद कभी बड़े बड़े बिल्डिंग बनने के बाद हर टाइम तो उड़ते नहीं रहेंगे, कहीं पे तो उनको नेस्ट बनाना है उनका, या लैंड होना है, मतलब कहीं पे जाके बैठना है। लेकिन अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो ये बेचारे बर्ड्स कहाँ जाएंगे? फिर ये धुआं छूटता रहेगा तो इनकी डेथ जल्दी हो जाएगी, ह्यूमन बीइंग की डेथ भी जल्दी हो सकती है इसमें। फिर इसी स्मोक की वजह से ये पानी पोल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से फार्मिंग खराब हो रहा है, राइट? कितने सारे बुरे इफेक्ट हो रहे हैं, राइट? ये सब कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग। नाउ ह्यूमन बीइंग्स नोइंगली एंड अननोइंगली, जानते हुए या कभी बिना जाने, ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे जाके क्या देखते हैं कि हमने तो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया हमारे सराउंडिंग में। ह्यूमन एक्शन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन डिफरेंट स्फीयर। फिर आ जाता है इम्बैलेंस हमारी वजह से ये स्फीयर्स में। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज अंडर थ्रेट। अब ये जो बैलेंस हमें मेंटेन करना है, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड मेनी अदर स्फीयर्स, तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं होता। फिर ये सारे स्फीयर्स के बैलेंस में एक थ्रेट आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग हम करते हैं, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल, फिर कुछ ज़्यादा ही ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स, मतलब जो हम कहते हैं ना हर एक बिल्डिंग में जो बोर होते हैं दैट इज ट्यूब वेल्स, तो पानी खींचते ही रहते हैं। फिर कभी बोर खराब हो गया और ज़्यादा डीप डाउन ड्रिलिंग कर लो क्योंकि पानी नहीं आ रहा, तो और नीचे जाओ पानी को ढूंढने। तो ये एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल वो किसे खराब कर रहा है? हमारी ज़मीन को। एंड दिस ब्रिंग्स इम्बैलेंस इन द नेचर। फिर हम वेस्ट को डंप करते रहते हैं पानी में, रिवर वाटर, लेक वाटर, या वो सिटी है या विलेज है, सारे लोग कहीं ना कहीं डंपिंग ऑफ द वेस्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जा रहा है वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ मतलब एज आई टोल्ड यू, लेक, रिवर्स, इसमें जाके इंडस्ट्रीज वाले अपना वेस्ट डंप करते हैं। तो ये रिवर का पानी या लेक का पानी हो गया पोल्यूट। पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। अब इतना सारा पोल्यूशन बढ़ता रहता है कि गर्मी बढ़ गई। अब गर्मी की वजह से पोलर कैप्स मेल्ट होने लगे, बर्फ जो नॉर्थ में है वो मेल्ट हो रही है जल्दी, तो ये भी खराब है हमारे लिए। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप, मतलब जो ऑयल स्पिल हो रहा है फ्रॉम द शिप्स, एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इन द वाटर लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मराइन लाइफ। अब
जो पानी के अंदर जो रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ जो हैं, जैसे बड़े बड़े, छोटे ले लो या बड़े ले लो, फिश ले लो या व्हेल ले लो या दूसरे कोई वाटर एनिमल्स ले लो, उनकी लाइफ भी डिस्ट्रक्ट हो रही है हमारी वजह से. एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर दी वाटर बॉडीज, दैट इज हाइड्रोस्फीयर. हार्मफुल गैसेस एमिटेड, एमिटेड मतलब रिलीज्ड, जो हार्मफुल गैस छोड़ रहे हैं ना इंडस्ट्रीज वाले, फिर वर्कशॉप्स वाले, पावर स्टेशंस, व्हीकल्स वाले, सारे लोग हार्मफुल गैसेस छोड़ रहे हैं और हमारा पोल्यूशन एयर में बढ़ता जा रहा है. मतलब हमारी एयर कैसी हो गई अब? पोल्यूटेड एयर. द एरियाज विद हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स, अब जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स हो, जैसे सिटीज़ में जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो व्हीकल्स भी ज़्यादा होंगे, आने जाने का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है उनका. तो रास्ते पे हम देखते हैं कि बहुत बार दिन में ट्रैफिक जैम. दिस शोज इंक्रीजिंग रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर. अब एयर में क्या मिक्स होने लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बढ़ता रहता है एयर में. अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेज, क्योंकि हम ट्रीज कट कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए, हमारी ग्रीड के लिए, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं ज़्यादा. तो जो वुड यूज़ कर रहे हैं वैसी इंडस्ट्रीज ट्रीज कट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, हो गया एयर पोल्यूट. क्योंकि यही ट्रीज तो क्या कर रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का देना. लेकिन वही ट्रीज अगर हम कट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले ट्रीज कम हो गए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया हमारे लिए इन द एयर. The amount of CO2 in the air increases due to tree cutting. Heat on the earth increases due to increase in the CO2 in the air. In this way, human activities affects biosphere. The nurturing link of nature are endangered. जो हमारे नेचर को संभाल के रखते हैं, राइट, उसी को हम डेंजर में लेके आ रहे हैं. Due to the exploitation of environment, which endangers the biosphere. Now, today I stop over here, क्योंकि फिर आगे कुछ ज़्यादा ही हैवी होता जाएगा तुम्हारे लिए. तो यही पार्ट रिवाइज कर लो एंड द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो रिवाइज. कीप ऑन रिवाइजिंग. वी मीट अगेन विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और इस पार्ट के बाद, इस वीडियो के बाद, you will be shown a small movie that is related to this chapter. So thank you so much. Take care. Work hard. Lithosphere. The word lithosphere refers to the thin layer of rocky materials on the surface of the earth. The thickness of lithosphere is about 35 kilometers to 60 kilometers below the surface of the earth. Its density is small as compared to the density of core and mantle. The lithosphere can be divided into 7 land masses known as continents. They are South America, North America, Africa, Australia, Asia, Europe, and Antarctica. A German geologist, Alfred Wegener, suggested in 1912 that these 7 continents had been one large single mass on the surface of the earth. For this, he introduced the word Pangaea, which in Greek means all lands. It is believed that Pangaea existed on the earth about 200 million years ago. After that, it broke up into 7 land masses called continents. The part of the earth under lithosphere is known as mantle.
The upper layer of the mantle comprises of molten rocks and gases called magma. The temperature at the bottom of the magma is greater than at the top. The lighter magma from the bottom rises up and heavier cold magma from the top sinks downwards towards the center of the earth. This continuous movement of hot and cold magma gives rise to vast, slow convection currents which are responsible for carrying heat from the interior of the earth to its surface. The convection currents result in the formation of plateaus, eruption of volcanoes and earthquakes.